और इसके एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे एक्सरसाइज है जो आपको बुक पे भी फिल करना है, कॉपी पे भी राइट करना है। तो पहला देखिए आपको बुक पे भी फिल करना है और कॉपी पे भी राइट करना है। दूसरा उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए, ये आपको बुक पे ही से फिल करना है। इसको लिख करके सही विराम चिन्ह वाले वाक्य चुनिए। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन है, जैसे अभी आपने अशुद्ध वाक्यों को चुना है उसी तरह से आपको सही विराम चिन्ह वाले यानी कि पहला दूसरा ये आपको अपनी कॉपी पे और बुक पे दोनों पे राइट करनी है। तीसरा में आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना है, तो ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। जो विषय संबंधन क्रियाकलाप है, आपकी एक्टिविटी है, या आपको छुट्टी में दिया जाता है, फिलहाल तो अभी आपको इस तरह से पढ़ना है। 9th चैप्टर देखिए, विराम चिन्ह। नानी जी कहानी सुना रही थी, साहिल प्रेरणा से बातें करता जा रहा था। माधुरी को बहुत गुस्सा आया, वह कहने लगी, साहिल तुमको कहानी नहीं सुननी तो यहाँ से चले जाओ, हमें क्यों तंग कर रही हो? नानी जी डांटेंगे तो तुम रूठ जाओगे। साहिल ने माधुरी से कहा, अब बातें नहीं करूँगा। इस अनुच्छेद को पढ़ते समय अटपटा सा लगता है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसे आप इस रूप में पढ़ें, यानी कि एक छोटा सा अनुच्छेद यानी कि छोटी सी कहानी का एक अंश आपको बुक पे रेड किया आपने, लेकिन उसको पढ़ने से थोड़ा सा अटपटा सा लगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, ना तो पूर्ण विराम है, ना तो कॉमा लगा है, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा, ऐसे कोई विराम नहीं है। अब हम विराम चिन्ह क्या होता है इसके तब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वैसे हम पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, आपको इसको क्वेश्चन में लिखना है। आप अपने क्वेश्चन में बना के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। हम अगर आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर है भाषा के लिखित रूप में, मौखिक रूप में नहीं। भाषा के दो रूप होते हैं, बड़े क्लासेस में 4th क्लासेस तक आपको भाषा के सिर्फ 2 रूप बताए गए हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपको 3 जो सांकेतिक भाषा ये भी आपके भाषा में ही है। तो भाषा का जो 2 मुख्य रूप है, जैसे लिखित और मौखिक। तो मौखिक भाषा तो हम बोल करके सबको प्रकट करते हैं अपने मन और विचारों को, लेकिन जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा को लिखने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे विराम। जैसे देखिए, भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए यानी कि रुकने के लिए, विराम होता है रुकना, आराम करना के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे विराम चिन्हों के अर्थ को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसका एक और एग्जाम्पल महत्व है कि विराम चिन्हों में अर्थ को प्रभावित करने यानी कि इस वाक्य का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने की क्षमता भी होती है। हिंदी के प्रमुख विराम बहुत सारे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। अब जो आपको अनुच्छेद लिखा गया है इसको देखिए। अनुच्छेद में क्या है? नानी जी कहानी सुना रही थी। अब इसको हम लिखते हैं, नानी जी कहानी सुना रही थी। हम आपको पूर्ण विराम एक ये वाक्य जो पूरा हो गया और हम इसके बाद क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, यानी कि एक वाक्य पूरा हो गया, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य जो आगे है उसके लिए अभी हम आपको सारे वाक्य बताएंगे। इसी तरह से आप इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा देते होंगे, किसी भी एक सेंटेंस को पूरा करने के बाद आप फुल स्टॉप लगाते होंगे। अब ये विराम है क्या, इसके बारे में हम और जानते हैं थोड़ा। विराम का अर्थ, विराम का अर्थ ही होता है रुकना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। रुकना मीन्स ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाओ, स्थायी, थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा आराम। हम वाक्य को बोले और थोड़ा सा रुक गए। जब हम अपने विचारों को प्रकट करने
बोलते हैं तो बीच बीच में एक विचार या उसके कुछ अंशों को प्रकट करने के पश्चात थोड़ा रुकते हैं। रुकने की इसी क्रिया को व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, रुकने की इसी क्रिया को व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है, विराम कहा जाता है। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं? फिर से एक बार इसमें देखिए, आपको रेड बॉक्स में दिया हुआ है, येलो बॉक्स में, कि भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही भाषा का वही विराम चिन्ह होता है। इसको आप ऐसे मुजबानी याद कर सकते हैं। विराम चिन्हों के अर्थ को प्रभावित करने की क्षमता होती है। रुको मत, जाने दो, न रोकने का भाव। रोको मत, जाने दो, रोकने का भाव, ये दोनों है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि रोको यानी कि रोको मत, ये रोको के बाद लगा है, उसको मतलब जाने नहीं देना है। अब यहाँ रोको यानी उसको रोको, अगर हम इसके अलावा लगाते हैं रोको मत, तो ये प्रभावित हो रहा है, यानी कि रोको मत, उसको डायरेक्ट इस तरह से बोला जा रहा है। अब हिंदी के कुछ प्रमुख चिन्ह हैं, हिंदी में कुछ प्रमुख चिन्ह हैं जिसमें आपको 10 चिन्हों को बताया गया है। इसको आप एक एक करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहला क्या है? पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह आपको दिया है, हम आपको सिर्फ रीड करके बताएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि पहला जो है वो क्या है। आपके चिन्ह 10 होते हैं। चिन्ह कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, नाम सारे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे और चिन्ह हम पहले का बताते हैं। पहले के चिन्ह का क्या नाम है? पूर्ण विराम, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाया कब जाता है? इसका चिन्ह है एक खड़ी पाई। देखिए, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य कथन की पूर्णता का बोध कराता है, यानी कि सामान्य एक छोटा सा सामान्य कथन है, वाक्य है, उसको पूरा करने का बोध कराता है, यानी कि हमें जानकारी देता है कि ये वाक्य पूरा हो चुका है। कार्तिक और ऋषभ यमुना नगर चले गए, निशा अच्छा अभिनय करती है। ये दोनों उदाहरण में दिए गए, पूर्ण विराम इसके आगे लगाया है। दूसरा है अर्धविराम, जिसको सेमीकोलन कहते हैं। दूसरा क्या है? अर्धविराम, यानी कि सेमीकोलन। सेमीकोलन कामा के ऊपर एक बिंदी भी रहती है, यानी कि आधा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का, पूर्ण विराम में थोड़ा सा ज्यादा रुकेंगे और अर्धविराम जहां ये चिन्ह लगा हो तो वहां थोड़ा सा रुकेंगे, और इसका अर्थ है थोड़ा सा रुकना और विराम का प्रयोग किया जाए। जैसे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए, ये चिन्ह लगा है, वे फिर मिलने आएंगे, यानी कि वाक्य तब पूरा होता है जब पूर्ण विराम होता है। अर्धविराम में थोड़ा सा। अब जैसे इसमें अल्पविराम, अब तीसरा देखिए अल्पविराम। तीसरा क्या है? अल्पविराम। अल्पविराम मींस कॉमा। आप देखिए कॉमा लगाते हैं ना, जब एक से अनेक शब्दों को लिखना होता है तो क्या लगाया जाता है? कॉमा लगाया जाता है। जैसे अर्धविराम से कम देर तक, मतलब अभी हम पूर्ण विराम में पूरी तरह रुके, अर्धविराम में थोड़ा रुके, और थोड़े से भी कम रुकने में क्या कहते हैं? अल्पविराम, यानी कि बहुत कम समय रुकना। मीन्स देखिए, अर्धविराम से कम देर तक रुकने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक तरह के शब्दों के बीच में किया जाता है, एक ही तरह के शब्द। जैसे अब इसके आगे देखिए, संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन सूचक शब्द जब लगाते हैं तो भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेहा, हितेश, गौतम और कल को पुरस्कृत किया गया। नेहा, गौतम, ये सारे लड़के या लड़कियां हैं, वो एक ही जैसे हैं, उनको लिखने के लिए क्या लगाया जाएगा? आपको कॉमा लगाना जाता है, यानी कि ये चिन्ह अल्पविराम, इसको क्या बोलते हैं? कॉमा को अल्पविराम। अब हम इधर चौथा बताएंगे। चौथा देखिए, चौथा क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नकर्ता या प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे क्या वैभव की नौकरी लग गई, जहां भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रश्न है, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कुछ जानकारी लेना चाहता है। दरवाजा कौन
कल भी बताया। अब हम पांचवा जानेंगे विस्मय सूचक शब्द, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का साइन क्या है? एक खड़ी बाई, नीचे छोटी सी बिंदी, ठीक है, ये क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह। ये कहाँ लगेगा इसके बारे में जानेंगे। विस्मय का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव तथा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कहीं विस्मय हो, सरप्राइज, किसी को चकित हो जाना है, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो इत्यादि भावों को जहाँ प्रकट किया जाए वहाँ पे वो विस्मय सूचक शब्द लगते हैं, चिन्ह लगते हैं। छठवां देखिए, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा। उद्धरण चिन्ह क्या है? इन्वर्टेड कामा, डबल इधर और डबल इधर। अब ये कौन सा चिन्ह है, कहाँ लगेगा? उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, एक गहरा और दोहरा। ये कहीं कहीं पे आप देखते होंगे सिर्फ एक कामा लगा होता है और कहीं कहीं पे आपको दिखाई देता होगा दो कामा लगा हुआ है। तो एक कामा में क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कामा और उधर डबल इन्वर्टेड कामा। पहला आप देख लीजिए, पहला कब लगता है? जब हम किसी को की कही हुई बात, जब हम किसी के वाक्य को दोहराते, किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में ही लिखते हैं, यानी कि हम जो कह रहे हैं उसी शब्दों में अगर आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं तो वहां पे कौन से चिन्ह का प्रयोग हो जाता है? तब दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग होता है, तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हमारी कही हुई बात को सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है तो आपको दोहरे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे किसी की वाणी को लिखना, किसी के वाक्य को लिखना। अब दूसरा देखिए, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे पुस्तक में कोई शब्द लिखना है, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम लिखना है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? एक हरे उद्धरण चिन्ह का, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेगा। जैसे नवभारत टाइम्स नाम लिखा हुआ है और दोनों तरफ सिंगल इन्वर्टेड कामा। एक प्रसिद्ध हिंदी दैनिक है रामचरितमानस, इसको भी जब किसी का फेमस वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम या पुस्तक का नाम लिखना है तो भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। सातवां देखिए, योजक चिन्ह। सातवां क्या है? योजक चिन्ह। योजक हाइफन जिसको आप बोलते हैं, तो योजक का चिन्ह एक छोटा सा डैश, यानी कि एक शब्द इधर है और अगर बीच में ये शब्द लग गया है और फिर उसको आगे कोई शब्द लिखा है तो योजक मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना, एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ना। जैसे इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना आदि के लिए किया जाता है। जैसे युवक के मुख पर सूर्य सा तेज है, किसी की उपमा दिया जा रहा है, युवक के मुख पर किसका तेज है? सूर्य सा तेज है, तो सूर्य देखिए लिखा हुआ है और बीच में हाइफन लगा हुआ है, यानी कि ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है? एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ रहा है। युवक का मुख किसके समान तेज है? सूर्य के समान। आठवां देखिए, निर्देशक चिन्ह। आठवां निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? डैश। किसी अब उसमें योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा था और जब हम जैसे प्रश्न लिखते हैं, यानी कि हमारा निर्देश क्या है? प्रश्न, उत्तर, तो प्रश्न के आगे इस निर्देशक चिन्ह को यानी कि डैश का प्रयोग करते हैं। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन, उदाहरण, उद्धरण और विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे अनामिका ने कहा, अनामिका ने क्या कहा? एक संकेत दिया जा रहा है कि अनामिका ने कुछ कहा, तो ऐसे चिन्हों का, निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया गया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा हो गया। आपको पहले ही बता दिया गया है कि डबल इन्वर्टेड कामा में किसी के वाक्य को दोहराया जाता है, लिखा जाता है। मैं वायुयान द्वारा गोवा जाऊं। राधे लाल ने सूची पढ़ी। नौवां देखिए, ब्रैकेट, कोष्टक। नौवां क्या है? ब्रैकेट। नौवां चिन्ह आपका क्या है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। कोष्टक दो तरीके से होते हैं, गोल सा भी और चौकोर सा भी। देखिए, कोष्टक का प्रयोग अंकों या नाम आदि के में किया जाता है। जैसे हमको किसी अंक को, देखिए हम अभी लिख रहे हैं तो आपको पहले इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जा रहा है नंबर, तो फिर
को रख दिया गया। जैसे कोष्ठक का प्रयोग अंकों या नाम आदि में किया जाता है। जैसे कोष्ठक लगाया हुआ है 9 और नंबर 1 देखिए व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। उसके बाद क यानी कि अक्षर को भी कोष्ठक में कर दिया गया कि क आशा, ख लता, ग सोनू, घ संदीप, सुरेश, विद्या। अब 10वां आपको ये कोष्ठक चिन्ह आपने समझ लिया। 10वां चिन्ह देखिए, 10वां क्या है? लाघव चिन्ह है ना, एब्रिविएशन। ये छोटा सा ऊपर बिंदी लगाया जाता है, जिसका प्रयोग कब किया जाता है? देखिए इन सब ऐसे चिन्ह कहाँ पे लगाए जाते हैं? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, पंडित की जगह पे पंख ऊपर और ये बिंदी लगा दिए, यानी कि इस लाघव में शॉर्ट कर देना, उसको शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे पंडित को इस तरह लिख दिए। डॉक्टर को डाक के आगे क्या कर देते हैं? पूरा नहीं लिखते हैं, डाक के आगे क्या लगा देते हैं? वही बिंदी लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? डॉक्टर हो जाता है। राजेंद्र कुमार शर्मा, आर के शर्मा, जहाँ पे ये बिंदी लगा, इसी का 2 तरह से प्रयोग होता है। राजेंद्र अगर ऊपर ये बिंदी लगे तो अंक का प्रयोग हो जाता है, जिससे कि आप हिंदी में और भी पढ़ें। तो ये आपका 10 चिन्ह है जिसको आपने अभी पढ़ा, और बाकी इसके एक्सरसाइज जो है आपको स्वयं करना है, हम आपको बता भी दिए हैं, सब एक्सरसाइज भी करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है 10 चैप्टर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर अनेकार्थी, ये सारे आपको अटैचमेंट में सेंड किए जाएंगे कि आपको कितने में से पढ़ना लर्न करना है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो बाकी के चैप्टर्स आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।